नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह तीसरा वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। तो जियोग्राफी शब्द की बात करें तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिका नाम से ये किसने किया था, ये किया था एराटोस्थनीज ने। ठीक है, इनके बारे में एक फैक्ट ऑफ और याद रखेंगे, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इन्होंने दो पॉइंट याद रखना है, जियोग्राफी का शब्द दिया था और व्यवस्थित भूगोल का जनक इन्हें माना जाता है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो हेकेटियस था, हेकेटियस के बारे में भी आप याद रखेंगे। हेकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जस पीरियोडस। ठीक है, जस पीरियोडस। तो इनके इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, ये भी हेकेटियस को ही कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे तो एराटोस्थनीज है, भूगोल का जनक पूछे तो हेकेटियस है। इसके साथ में आप इसको याद रखेंगे, ये मिसप्रिंट हुआ है, अनैक्जीमेंडर। ठीक है, अनैक्जीमेंडर। ठीक है, अनैक्जीमेंडर के लिए क्या पॉइंट याद रखना है, इन्हें विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को किस रूप में याद रखेंगे, इन्हें वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो देखिए नर्मदा का उद्गम जो होता है वो होता है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है अनूपपुर, जहाँ पर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा। और इसके समापन की अगर हम बात करें तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। आप सभी जानते होंगे खंबात की खाड़ी अरब सागर में है, तो ये वहाँ पर अपना जल छोड़ती है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे कि ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। मैंने कल आपको बताया था कि एस्चुरी और मतलब नर्मदा और तापी दोनों ही नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगर हम बात करें भेड़ाघाट, तो यहाँ पर एक भेड़ाघाट स्थित है। ठीक है, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी होता है। तो आप ये याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का जो उद्गम है वो है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, ये नासिक के पास में है, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। गिरती कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये समापन होती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप इसलिए याद रखेंगे, साथ ही आप याद रखेंगे कि भारत की नदियों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां वो हैं जो नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा जो दक्षिण में बहती हैं। दक्षिण की जो नदियां हैं वो सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दोनों में से कोई फैक्ट आप पूछा जा सकता है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम वही बात करें महानदी की बात करें तो देखिए महानदी जो है, महानदी ये निकलती है कहाँ से, सिहावा। एक सिहावा है रायपुर में, रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में सिहावा है जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में ये समाप्त होती है।
साथ ही अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 815 किलोमीटर है। इसकी दो सहायक नदियां हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, एक है ब्राह्मणी, क्या नाम है, ब्राह्मणी, ठीक है, एक है ब्राह्मणी और दूसरी है वैतरणी, वैतरणी। तो ये आप याद रखेंगे। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी ये निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे ये गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मानसूनी जो शब्द है वो आया है अरबी भाषा से। किससे आया है, अरबी भाषा से। अरबी भाषा में एक शब्द यूज होता था जिसका अर्थ होता था, देखिए, मौसम। कौन सा यूज शब्द हुआ, मौसम, ठीक है। मौसम का अर्थ होता था ऋतु, ऋतु या फिर मौसम, ठीक है। तो इसी से ये शब्द आया है मानसून। तो आप याद रखेंगे, ये आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि अरबी भाषा से है इसका संबंध। मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। वहीं जापानी भाषा से एक शब्द आपको याद रखना है, सुनामी, ठीक है। तो ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा से आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। देखिए आपसे ये फसलें हमेशा रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसलें ऐसी पूछी ही जाएंगी। तो आप याद रखेंगे कि भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो जो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं उन्हीं 3 प्रकार की ऋतुओं के हिसाब से 3 प्रकार की फसलें भी पाई जाती हैं। जैसे जो सर्दियों में फसलें होती हैं, सर्दियों में जो फसलें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रबी, रबी की फसलें, ठीक है। साथ ही अगर जो बरसात में जो वर्षा की ऋतु में फसलें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें। तो आप ये याद रखेंगे। गर्मियों की जो फसलें होती हैं, गर्मियों की जो फसलें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जायद फसलें। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है। तो देखिए जो सर्दियों की फसलें होती हैं उनमें मुख्य रूप से गेहूँ, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, बरसीम, बरसीम जानते होंगे जो पशुओं का चारा होता है उसे क्या बोलते हैं, बरसीम, ठीक है, और राई। ये सभी सर्दियों की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो बाजरा है, जो बाजरा है, बाजरा हो गया, धान हो गया, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, गन्ना, तिलहन और मूंगफली। मूंगफली भी खरीफ की फसल है। साथ ही आप याद रखेंगे सोयाबीन आदि, ये सभी कैसी हैं, खरीफ की फसलें हैं। अगर हम जायद की फसलों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से तरबूज, ठीक है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सभी इनमें आती हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो रबी की फसलें हैं उनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, बरसीम, राई ये आती हैं। आप याद कैसे रखेंगे, जैसे कि मैं रखता था वैसे ही आप याद रखेंगे। इसको रबी न पढ़ते हुए हमेशा जब भी आप ये पढ़ें तो आप रबी न पढ़ते हुए क्या पढ़ें, रबीग। क्या पढ़ें, रबीग। रबीग का मतलब है गा। जब पढ़ेंगे आप तो आप ये याद रहेगा कि गा से है गेहूँ, गा से है गेहूँ। और गेहूँ के साथ ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो सभी जानते होंगे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, बरसीम ये सभी एक ही साथ मतलब एक ही समय पे बोए जाते हैं। इसी प्रकार आप खरीफ ना पढ़ते हुए क्या पढ़ें, हमेशा क्या पढ़ें,
खरीफ बा, खरीफ बा, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ खरीफ बा से मतलब है बाजरा, ठीक है। बाजरा के साथ धान, मक्का, ज्वार, कपास ये सभी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो क्या हुई, डी सोयाबीन। मसूर, अलसी, अलसी या राई एक ही है ना, सरसों, ये सभी किसमें हैं, ये रबी की फसलों में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक तो होती है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा आप ये याद रखेंगे। दूसरी है मकर रेखा, ठीक है, और इसके ऊपर स्थित होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो नदियां हैं इसे 2-2 बार काटती हैं उनके नाम, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। एक है माही नदी, माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ये नदी राजस्थान में जैसे ही घुसती है तो एक बार काटती है और फिर वापस गुजरात में आती है तो दूसरी बार काटती है, ठीक है। ऐसे ही है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे कि ये कांगो नदी है। कौन सी नदी है? ये है कांगो, ठीक है। तीसरा है मकर रेखा, मकर रेखा, ये कांगो नदी कहाँ बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। साथ ही मकर रेखा, मकर रेखा जो है इसको कौन सी नदी काटती है 2 बार? इसको काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी। तो आप ये याद रखेंगे। ये 3 फैक्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए याद रखेंगे। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कांगो नदी है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नील नदी की बात करें तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, आपको पता होगा क्योंकि पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो आप जानते होंगे। तो ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। गिरती कहाँ पर है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में ये गिरती है। साथ ही आप याद रखेंगे कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और आस्वान डैम जो है इस पर बना है, ठीक है। आस्वान डैम, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, आस्वान डैम। लिम्पोपो नदी मैंने बताया था आपको कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। जाम्बेजी नदी की बात करें तो इस पर एक डैम बना है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, करीबा बांध, ठीक है, करीबा बांध। और इस पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। तो ये फैक्ट थे कुछ जिन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? अगर हम झुकी हुई मीनार की बात करें तो ये स्थित हैं कहाँ पर? ये स्थित हैं पीसा। पीसा कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। पीसा कहाँ पर है? इटली में। तो इटली में झुकी हुई मीनार स्थित हैं। वहीं अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन में भी आप याद रखेंगे कि एक है बकिंघम पैलेस, ठीक है, बकिंघम पैलेस, इसे आप याद रखेंगे। आपको पता भी होगा ये राजमहल है जहाँ पर राजा रहते हैं, इनके ब्रिटेन के जो राजा हैं वो यहाँ पर रहते हैं। साथ ही आप याद रखेंगे 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि आजकल चर्चा में भी है, इसलिए आप याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये है कहाँ? लंदन में। ये जो यूके के जो पीएम होते हैं उनका निवास और मुख्य कार्यालय है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। सिडनी में एक आप याद रखेंगे ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस। देखिए ओपेरा हाउस और भी कई जगह हैं लेकिन सिडनी का ओपेरा हाउस काफ़ी फेमस है, तो आप ये याद रखेंगे। मॉस्को का याद रखना है रेड स्क्वायर, ठीक है, रेड स्क्वायर, है ना। और साथ में याद रखना है क्रेमलिन, क्रेमलिन। ये 2 जो है यहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? देखिए ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा ये आपसे कई बार पूछी जाती हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म है। कैसी है? ये गर्म जलधारा है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा जो जलधारा है ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे एल नीनो, ये भी गर्म जलधारा है लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। कहाँ ठंडी जलधारा है और कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? लेब्राडोर। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? तो देखिए जो कुनैन है, कुनैन की बात आप याद रखेंगे। कुनैन जो है ये मलेरिया की दवाई है, ठीक है।
सबसे पहले आपको याद रखना है क्विनैन मलेरिया की दवाई है। किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो आप हमेशा याद रखेंगे सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की जो छाल होती है उससे क्विनैन की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक सिनकोना का है और सिनकोना से ही क्विनैन की दवाई बनाई जाती है। क्विनैन बनाई जाती है और क्विनैन जो है मलेरिया की दवाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली की बात करें तो आप सभी याद रखेंगे कि मूंगफली उत्पादक राज्यों में सबसे पहले नंबर पर गुजरात आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये किसने दिया था। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी पूछे या प्लेट टेक्टोनिक्स पूछे तो आप हमेशा याद रखेंगे ये किसने दिया था। तो सबसे पहले कोबर की अगर हम बात करें, कोबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है भूसंतति। ठीक है, ये हम आपको कभी बताएंगे ये सिद्धांत में क्या है। ठीक है, भूसंतति का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था कोबर ने, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे जो वैगनर थे, वैगनर ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये वैगनर के द्वारा दिया गया था। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो डेली थे, डेली ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय फिसलन। इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों में ही, विस्थापन और फिसलन में, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा दिया था, महाद्वीपीय फिसलन। अगर हम हैरी हेस की बात करें तो इन्होंने दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी पूछें या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पूछें, एक ही बात है, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हमारे यहाँ समाप्त होता है ये वीडियो। जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों को यहाँ लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, याद रखेंगे। अगली वीडियो जो आएंगी उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे।